मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में कृषि देखने जा रहे हैं और मात्र 2 से 3 वीडियो में आपके अंदर भारतीय कृषि को लेकर के वो समझ उत्पन्न होगी कि जो इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं आप उनको हल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के भारत में कृषि को देखते हैं और इसके बेसिक्स को लेकर के आगे तक बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत में कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की जो है मेरुदंड कही जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोल लीजिए आप या मेरुदंड बोल दीजिए। क्यों कही जाती है, आपको ये सब बातें आगे वीडियो में पता चलेंगी, साथ में बने रहिए। मूलभूत संकल्पना देखते हैं, आखिर कृषि भारत में है क्या। तो देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पे केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है। राज्य सूची पे राज्य सरकार और विधानसभाएं अपना नियम बनाती हैं। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कोई भी नियम बना सकते हैं। तो 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। भारत में जो कृषि है यह 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 में बनाया गया, उस राष्ट्रीय कृषि आयोग जिसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जो जनक थे, उनकी अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 में बनाया गया, उन्होंने यह सिफारिश की कि इस कृषि को समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई, जो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 के अध्यक्ष थे। और कृषि आप जानते हैं, अच्छा क्यों इन्होंने सिफारिश की कि समवर्ती सूची में डाला जाए। देखिए है तो यह कृषि राज्य सूची का विषय, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत या राज्य सूची का विषय है। तो राज्यों के पास में उतना धन नहीं होता है कि वह कृषि के विकास को लेकर के या उसमें किसानों के विकास को लेकर के अधिक से अधिक धन आवंटित करें। समवर्ती सूची में डालने पर केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका हो जाएगी, तो जिससे बन पड़ेगा वह किसानों के लिए मदद के लिए आगे आएगा और कृषि में अनुसंधान के लिए वित्त प्रदान करेगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय कृषि आयोग 2006 में MS स्वामीनाथन ने समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की थी। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें कृषि आती है, कृषि से मात्र आप जो है जमीन और उस पर खेती से अंदाजा मत लगाइए। कृषि के अंतर्गत कृषि भी आती है, वानिकी भी आती है, मत्स्य पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपको नेचर से सीधे मिलते हैं, जो कि आपको प्रकृति सीधे प्रदान करती है, ये सभी क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जो कि कृषि से पैदा की गई वस्तुओं का उपभोग करके उनसे वस्तुएं बनाते हैं। और सेवा क्षेत्र वे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं, जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कृषि के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन आप देखते हैं। तो कृषि का क्या महत्व है, देखिए भारत में कृषि का क्या महत्व है। 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। देश की 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है और 60% आबादी आजीविका हेतु इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो 60% आबादी अप्रत्यक्ष रूप से और 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो ऑलरेडी कृषि के कामों में लगे हुए हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग जो है फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कृषि से हम लोगों को गेहूं मिला और गेहूं से हमें आटा बनाना है, तो गेहूं से आटा जिस कंपनी में बनाया जा रहा है वहां पे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 52% आबादी जो है वह प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और 60% आबादी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद
जिसे आप कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि की भागीदारी है वर्तमान समय में यह 14.3% है। वर्तमान समय में जो कृषि की जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भागीदारी है वह 14.3 है। और देखिए यह 1950 में अर्थव्यवस्था में, मतलब कि देश की जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वह 73% था। 73% 1950 में कृषि का योगदान था, लेकिन वर्तमान में यह 14.3% है। तो इससे अंदाजा आप यह मत लगाइए कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर जो है कृषि की भागीदारी 14.3% हो गई है और 1950 में 73% थी, तो जो है कृषि की उत्पादकता कम हुई है। दरअसल उत्पादकता नहीं कम हुई है, उत्पादकता कह सकते हैं आप बढ़ी है, परसेंट में वैल्यू कम हुई है। परसेंट में वैल्यू क्यों कम हुई है? जैसे मान लीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ 1950 में 100 रुपये जो हैं 100 रुपये कमाए जा रहे थे पूरे देश में, तो उसमें से लगभग 70 रुपया यह कृषि क्षेत्र से ही आता था। 1950 में 100 रुपये अगर कमाए जा रहे थे पूरे देश में, तो उसमें 70 रुपया, लगभग 70% रुपया कृषि क्षेत्र से ही आ रहा था। वर्तमान समय में मान लीजिए कि 10,000 रुपये पूरे देश में कमाए जा रहे हैं, तो उसमें से 14%, मतलब कि 1400 रुपया कृषि क्षेत्र से आ रहा है। तो आप देखिए 70 रुपये से 1400 रुपया तो बढ़ गया है ना, मतलब कि मात्रा जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका प्रतिशत के रूप में जो देश में जो उसका अंश है कृषि क्षेत्र का, अगर वो कम हो रहा है तो यह अच्छी बात है कि हम लोग एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, हम लोग क्या कहें कि कोई भी देश अगर जिसके यहाँ प्रतिशत मात्रा में जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो रहा है और अन्य क्षेत्रों का योगदान बढ़ रहा है, तो वह डेवलप होने की तरफ बढ़ रहा है, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा भारत के साथ हो रहा है कि भारत में देश की जीडीपी में कृषि का योगदान जो है 1950 में 73% के मुकाबले वर्तमान में 14% तक आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डेवलपिंग हैं, हम लोग विकासशील हैं। विकासशील कहने का मतलब कि हम लोग विकसित होने की कगार पर हैं। जिस दिन हमारे देश की जीडीपी में हमारा योगदान जो है कृषि का वह 6% हो जाएगा, वह उस दिन भारत को विकसित घोषित कर दिया जाएगा। तो विकसित होने की परिभाषा यही है कि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान जो है प्रतिशत के मामले में कम हो और अन्य क्षेत्रों का ज्यादा हो। प्रतिशत के मामले में कम है लेकिन मात्रा के मामले में ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको 70 रुपए से 1400 रुपए की कहानी बताई। चलिए आगे देखते हैं। तो 1950 में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो था यह 73% था, 73% था, और वर्तमान में कृषि का योगदान लगभग 14% है देश की जीडीपी में। अच्छा, देश के निर्यात के क्षेत्र में कृषि का हिस्सा लगभग 10% है। निर्यात जितना भी किया जाता है उसमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें लगभग 10% का हिस्सा जो है कृषि से आता है। और खाद्यान्न, देखिए कृषि की वजह से ही देश जो है अपना खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सका है। गेहूं, दाल, चावल आदि इन क्षेत्रों में जो है कृषि में जो है जिस तरीके से हरित क्रांति आई, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम लोग हो सके, तो यह सभी कृषि की ही देन है। आगे देखते हैं। प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत का काम करती है। अभी मैंने आपको बात किया कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए किस प्रकार उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त होता है। कपास कृषि से प्राप्त होता है और उससे कपड़े बनाया जाना यह उद्योग का काम है। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत होता है कृषि। और कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखने में भी सहायक है। मुद्रास्फीति, जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो कृषि उत्पादन के जरिए जो है मुद्रास्फीति पर भी अंकुश रखने में सहायक हैं। तो ये सभी कृषि के महत्व हैं। कौन कौन से आपने पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, 60% आबादी इनडायरेक्टली निर्भर है, सकल घरेलू उत्पाद में 14% की हिस्सेदारी कृषि की है। 1950 में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 73 था और वर्तमान में लगभग 14% हो गया है। देश के निर्यात के क्षेत्र में कृषि का हिस्सा 10% है। खाद्यान्न की उपलब्धता है। प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखने में सहायक है। और आगे देख लीजिए कि देश में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था में, उसमें अभी मैंने जीडीपी की बात की, तो किस क्षेत्र का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है,
तो प्राथमिक क्षेत्र अभी आपने बात की कि 14.39% जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में। द्वितीयक क्षेत्र, यह सभी पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 31.46% है। और सबसे ज्यादा जो योगदान है वह तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, 54.39%। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी देश जो विकसित होता है तो वह प्राथमिक क्षेत्र से पहले द्वितीयक क्षेत्र पे जाता है और द्वितीयक से फिर तृतीयक क्षेत्र पे जाता है। लेकिन भारत में कुछ अजीब किस्सा हुआ। भारत प्राथमिक क्षेत्र से उठ के सीधे तृतीयक क्षेत्र की तरफ आ गया, जबकि द्वितीयक क्षेत्र इसका विकसित नहीं हो पाया। तो भारत में अभी जो प्रयास चल रहे हैं वह द्वितीयक क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। जब यह विकसित हो जाएगा तब हम लोग जो है विकसित होने के कगार पर होंगे। तो देखिए, कृषि जीडीपी के क्षेत्र में जो है कृषि का योगदान जो है सबसे कम है, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र का आता है और सबसे ज्यादा योगदान जो जीडीपी का योगदान है वह सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से होता है। तो जीडीपी के क्षेत्र में योगदान 3, 2, 1 आप बोलेंगे, सबसे ज्यादा तीसरे क्षेत्र का, उसके बाद दूसरे क्षेत्र का, सबसे कम पहले क्षेत्र का। और इसी का उल्टा हो जाता है रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार के क्षेत्र में कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देती है, उसके बाद उद्योग रोजगार देते हैं और नंबर 3 पर जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है वह रोजगार देता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि जीडीपी के क्षेत्र में जो है 3, 2, 1 है, सबसे ज्यादा जो जीडीपी के क्षेत्र में योगदान है वह तीसरे क्षेत्र का, फिर दूसरे क्षेत्र का, फिर पहले क्षेत्र का। और रोजगार के क्षेत्र में इसका उल्टा हो जाता है कि पहला क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है, दूसरा क्षेत्र उससे कम और तीसरा क्षेत्र सबसे कम। आगे देखते हैं। अभी मैंने बात की कि सरकार का लक्ष्य है कि जो कृषि का योगदान है जीडीपी में वह 6% हो जाए। तो 6% होने पे हम लोग डेवलप्ड घोषित हो जाएंगे, और वर्तमान में यह 14% है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर ऋणात्मक रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह वही समय था जब भारत पर चाइना ने हमला कर दिया था, भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। तो उसी कारण जो है तीसरी मात्र एक पंचवर्षीय योजना ऐसी रही जिसमें कृषि विकास दर ऋणात्मक रही। वर्तमान में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत में जो कार्यशील जनसंख्या, देखिए इस शब्द का मतलब समझिए, कार्यशील जनसंख्या, जो जनसंख्या भारत में है उसमें भी वो जनसंख्या जो काम कर रही है, इसमें आप बुजुर्गों और बच्चों को मत शामिल करिए। ऐसी जनसंख्या जो कि काम कर रही है, उस जनसंख्या का 43.8% कृषि पर निर्भर है। अच्छा, जो रंगराजन थे भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर, उनका एक कथन है कि कृषि जो है वह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का इंजन है। कृषि के बिना उद्योग और सेवा क्षेत्र संभव ही नहीं हो सकते हैं। यह रंगराजन जी का कथन है, जो कि भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यह सभी आप परिचित हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। मानसून पर कृषि निर्भर करती है। मानसून आएगी तो बहुत एक बड़े इलाके में जो है वर्षा की संभावना बन पाती है, और वरना बहुत सा क्षेत्र मानसून की कमी से असिंचित भी हो सकता है। तो भारतीय कृषि का लगभग 45% क्षेत्र जो है वह सिंचित है। सिंचित कहने का मतलब क्या है? इस 45% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिंचाई की सुविधाएं इस 45% क्षेत्र में उपलब्ध हैं। बाकी 55% क्षेत्र जो है यह मानसून पर निर्भर है। 45% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं हैं, 55% जो क्षेत्र है यह मानसून पर निर्भर है। अच्छा, इसके साथ ही आप देखें एक शब्द आता है क्रॉप इंटेंसिटी, शस्य गहनता। यह क्या होता है? देखिए यह एक फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। वास्तविक बोया गया क्षेत्र बटे में शुद्ध क्षेत्र गुणे 100। वास्तविक बोया गया क्षेत्र बटे में शुद्ध क्षेत्र गुणे 100। अब मान लीजिए कि आपके पास में 10 एकड़ की जमीन है। मान लीजिए आपके पास में 10 एकड़ की जमीन है। इस 10 एकड़ की जमीन पे आपने जो है खरीफ की जब सीजन आई तो उस समय 10 एकड़ की पूरी जमीन पे आपने चावल बो दिया, ठीक है। फिर खरीफ के बाद में आगे रबी की फसल आई, रबी की सीजन आई, तब उसमें आपने वो फसल काट ली चावल की। अब उस पे आपने 7 एकड़ पे मान लीजिए कि आपने गेहूं बो दिया है। अब खरीफ के बाद में उसके बाद जायद की सीजन आई, तब आपने उस 10 एकड़ में से आपने 3 एकड़ पर जो है आपने जायद की फसल बो दिया है, तरबूज बो दिया है, खरबूजा बो दिया है, कुछ भी बो दिया है। तो आखिर एक साल के अंदर आपने जो 10 एकड़ की जमीन थी उसमें कितने एकड़ पर जो है अपनी जो खेती की, तो देखा जाए तो 10, 7, 17 और 3, 20 एकड़ की 10 एकड़ की जमीन पर आपने एक साल के अंदर 20 एकड़ की जमीन की खेती की। तो इसका मतलब वास्तविक बोया गया क्षेत्र 20 है, शुद्ध क्षेत्र आपका 10 था, और गुणे में जब 100 करेंगे
तो ये 0 काटेंगे तो 2 गुणे 100 200%। तो 200% कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जो खेत का जो उस पर कृषि उत्पादन हो सकता था उसका अच्छा उपयोग किया है। लेकिन 300% या 200% से ऊपर और 300% तक या और अच्छा माना जाता है, 100% उत्पादन अच्छा नहीं माना जाता है। तो सस्य गहनता आप समझ पाए होंगे। सस्य गहनता मानसून स्थिति के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए मानसून स्थिति के अनुक्रमानुपाती, मानसून आएगा तो आप अच्छी फसल बो पाएंगे, मानसून नहीं आएगा तो फसल सिंचाई ना हो पाने की वजह से आपकी फसल जो है वह उतना उत्पादन नहीं दे पाएगी। तो सस्य गहनता मानसून स्थिति के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब सिंचाई की बात हम लोग कर ही रहे हैं कि भारतीय कृषि की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मानसून का जुआ, सिंचाई से संबंधित हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो भारत में जो सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है वह ट्यूबवेल या नलकूप से की जाती है। दूसरे नंबर पर नहरों से की जाती है। तीसरे नंबर पर तालाब से की जाती है। इस क्रम को याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ट्यूबवेल नलकूप से सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर नहरों से और नंबर 3 पर तालाबों से सिंचाई भारत में की जाती है। नलकूपों से सिंचाई जो है भारत में यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा की जाती है। लगभग यह जो है आंकड़ा है या 57% का आंकड़ा है ट्यूबवेल का और ट्यूबवेल या नलकूप का। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे ज़्यादा नलकूप का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान और पंजाब में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और देखिए पंजाब में नलकूप और नहर दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान में मुख्यतः नहरों का प्रयोग किया जाता है। 6% जो है नहरों के द्वारा इसका योगदान है। और राजस्थान में आपको पता है इंदिरा गांधी जो नहर है जो कि सतलज नदी से निकाली गई है, वह प्रमुख नहर जो है सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाती है। दक्षिण भारत में तालाबों का प्रयोग किया जाता है। साउथ इंडिया में तालाब का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में 6% जो है वहां पर भी सिंचाई के लिए तालाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्यूबवेल, नलकूप सबसे ज्यादा, नहर नंबर 2 पर, नंबर 3 पर तालाब। आगे देखते हैं। सिंचाई के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1974-75 में इंदिरा गांधी जी के समय में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संक्षिप्त में CADP भी कहते हैं, यह प्रारंभ किया गया था। 2004 में इसका नया नामकरण कमांड एरिया विकास कार्यक्रम तथा जल प्रबंधन इसका नाम दिया गया। 12वीं योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ इसे लागू किया गया। तो देखिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो भारतीय कृषि में सिंचाई से संबंधित है। 1974-75 में इंदिरा गांधी जी के समय शुरू किया गया। 2004 में कमांड एरिया विकास कार्यक्रम तथा जल प्रबंधन इसका नया नाम दिया गया। 12वीं योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ यह लागू हो गया। अच्छा देखिए भारत में खाद्यान्न फसलों की, अब भारतीय कृषि की विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो सिंचाई पढ़ ली। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता देखिए, भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता है। कृषि की जा रही है तो उसमें खाद्यान्न फसलें ही मुख्यतः उगाई जाती हैं। किसान खाद्यान्न फसलों को उगाना मुनाफा समझते हैं, खाद्यान्न फसलों को उगाने में मुनाफा समझते हैं। खाद्यान्न नगदी फसलें नहीं उगाते हैं। तंबाकू, गन्ना इनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन लगभग 60 से 65% किया जाता है और नकदी फसलों का उत्पादन 35 से 40% किया जाता है। खाद्यान्न फसलों पर किसान कुछ इस तरीके से निर्भर हो गए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर भी किसान बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता विशेषता है भारतीय कृषि की। व्यापक जनसंख्या की निर्भरता आप पढ़ ही चुके हैं और भारतीय कृषि में इसी कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अगर किसी खेत में 5 लोगों की जरूरत है और लगे 10 लोग हैं, पूरा परिवार लगा है, तो जो और 5 लोग हैं वो बेकार में लगे हैं, उनका कोई काम नहीं है और इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में कृषि आजीविका का साधन है, आप इस बात से परिचित हो चुके हैं। भारतीय कृषि के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखिए जोत का छोटा आकार। भारत में जोत का छोटा आकार, मान लीजिए यह एक बड़ा खेत है और इसी खेत के कई सारे छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाएं तो किस खेत की उत्पादकता ज्यादा होगी? कॉमन सी बात है, इस खेत की उत्पादकता छोटी होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इतने बड़े खेत में एक ही फसल को ज्यादा क्षेत्र में बोया जा सकता है, अच्छे उर्वरक और अच्छी सिंचाई दी जा सकती है। जबकि इतने छोटे क्षेत्र में इतने जो छोटे छोटे यहाँ पे जोतें कर दी गई हैं, खेतों का आकार कर दिया गया है, एक पिता का है, एक उसके पुत्रों का है, फिर आगे आने वाले उनके पुत्र और इसको बांट रहे हैं, तो जोत छोटी होती जाती है, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादकता कम होती जाती है, अनुसंधान कम होता जाता है और यह भारतीय कृषि के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए
सरकार ने जो है चकबंदी और हदबंदी जैसे कानून लाने की कोशिश की, तो चकबंदी यह राज्य का यह विषय है और इसीलिए यह सफल नहीं हो पाया। देखिए चकबंदी क्या करता है, यह जमीन के पैतृक बंटवारे को रोकता है। पैतृक बंटवारा आप समझ गए, पिता से पुत्रों के पास बट रही है, पिता से उसके दो पुत्र थे, पिता थे उनके दो पुत्र थे, उनमें खेती बट गई। अब इस पुत्र के भी आगे जाके दो पुत्र हुए, उसमें भी खेती बट रही है। इस पुत्र के भी आगे दो पुत्र हुए, उसमें भी खेती बट रही है। तो खेती कहीं जाकर के एक बहुत बड़ी खेती थी और बाद में जाकर के वह छोटे छोटे भागों में बट गई। तो इसीलिए सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए चकबंदी जैसा कानून लाया, लेकिन राज्य का यह विषय था। तो राज्य का यह विषय होने के कारण जो है राज्यों ने इसे अपने राज्यों में लागू करना सही नहीं समझा, क्योंकि राज्य सोच रहे थे कि अगर इसको अपने राज्यों में लागू करेंगे तो जनता उससे नाराज हो जाएगी, क्योंकि पैतृक बंटवारा या बहुत पुरानी परंपरा चल रही थी। और लेकिन जिन राज्यों ने लागू किया, केरल और पश्चिम बंगाल, वहां पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, अन्य राज्यों में यह लागू नहीं हुआ। अब यह भी समझ लीजिए कि जोत कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सीमांत जोत या पूछा जाता है, सीमांत जोत में जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है और भारत में ऐसे 67% किसान है। देखिए 67% किसान ऐसे हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से छोटी जमीन है। छोटे जोत कौन होते हैं? जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होते हैं और लगभग 17.9% किसानों के पास में छोटे जोत हैं। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के होते हैं और भारत में लगभग 10.12% किसानों के पास में अर्ध मध्यम जोत है। मध्यम जोत जो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होती है और भारत में लगभग 4.25% किसानों के पास में मध्यम जोत है। और बड़े जोत जो कि 10 हेक्टेयर से बड़े होते हैं, इन्हें आप बोल सकते हैं कि ये अमीर किसान होते हैं या बड़े किसान होते हैं। लेकिन ऐसे किसानों की संख्या भारत में मात्र 0.73% है। तो भारत में जो एक बड़ी संख्या है वह सीमांत जोतों की है। और सीमांत जोत और बड़े जोतों का आकार आप जरूर याद रखें और इनसे संबंधित किसानों का प्रतिशत भी याद रख लें। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप छोटे जोत के भी आकारों को याद करें। आगे देखते हैं कि हदबंदी क्या होती है। तो सीमा से अधिक जमीन होने से, देखिए यह भी जो था उस समय, आप पता है आज़ादी के बाद में जमींदार वगैरह थे, तो उनका उन्मूलन करने के लिए, उनको हटाने के लिए सरकार ने हदबंदी जैसे कानून लाए। तो उसमें क्या था कि अगर सीमा से अधिक जमीन है किसी, अब जैसे ये एक लिमिट रख दी गई कि जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें किसी के पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, और जो असिंचित क्षेत्र हैं उसमें किसी के पास में अगर 25 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है, तो जो ज़्यादा जमीन है उसको उन लोगों से लेकर के, उन किसानों से लेकर के, ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दिया जाएगा। तो सीमा से अधिक जमीन होने से सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ले लेगी। इसे ही हदबंदी कहा गया। और केरल और पश्चिम बंगाल में ही यह प्रभावी हुआ, राज्य सरकारों ने इसे प्रभावी किया। तो केरल और पश्चिम बंगाल में इसके सकारात्मक प्रभाव दिखे, अन्य राज्य सरकारें इसके प्रति उदासीन दिखी। अच्छा, कुछ और 1-2 टर्म समझ लेते हैं, यह आप सभी परिचित हैं। एक बीघा में 18 कट्टे होते हैं। कभी कभी आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेखपाली वगैरह की आगे परीक्षाएं हैं तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। 1 बीघा में 18 कट्टे होते हैं। 1 फुट में 30.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज या इसे इंग्लिश में यार्ड भी कहते हैं, इसमें 3 फुट या 91.4 सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर या 100 × 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं और 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय कृषि के समक्ष हम लोगों ने एक चुनौती देखी, जोत का छोटा आकार। नंबर 2 पर आप देखेंगे कि बीज की निम्न गुणवत्ता। भारत में बीज के अनुसंधान पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता है और इसीलिए जो बीज की गुणवत्ता है वह कम रहती है। तो अनुसंधान संबंधी संस्थानों में कमी जो है यह एक चुनौती है। और बीज अनुसंधान के लिए जो सरकार भी उदासीन को दिखती है, तो सरकारी निवेश का कम होना। जीडीपी का मात्र 0.3% जो है बीज के अनुसंधान के लिए दिया जाता है। स्वामीनाथन जी ने यह कहा कि जब तक 2 से 3% नहीं दिया जाएगा जीडीपी का अनुसंधान के लिए कृषि क्षेत्र में, तब तक कृषि की स्थिति दुरुस्त नहीं हो सकती। आगे देख लेते हैं। उत्पादन की पुरानी विधियां हैं कृषि के क्षेत्र में, जो कि अपरंपरागत कृषि है। जो लोग कृषि के सब्जेक्ट से स्नातक किए हुए हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी एजी करे हुए हैं, वो भविष्य में जाकर के नौकरी की तलाश कर रहे हैं और खेती कर कौन रहे हैं,
पिता ने अगर पुत्रों को बता दिया था कि गेहूं को अगर इस तरीके से बोना है, तो बेटा भी उसी तरीके से गेहूं को बो रहा है, उसमें कोई नई विधि, वैज्ञानिक विधि उपयोग में नहीं ला रहा है। यहीं पर अमेरिका वगैरह में और जो चाइना वगैरह है, वहाँ पर में कृषि की वैज्ञानिक तकनीकें उपयोग की जा रही हैं और छोटे क्षेत्र में वो भरपूर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। कीट एवं बीमारियों पर कीट एवं बीमारियों पर कम नियंत्रण वैज्ञानिक विधि ना होने की वजह से। मानसून पर निर्भरता तो है ही, भंडारण की अपर्याप्त सुविधा है देश में। जहां देश में पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, वह भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसमें मात्र जो है एक व्यक्ति का भी खाना शायद जो है उस तरीके का उनको ना प्राप्त हो सके। लेकिन देश में भंडारण ना हो पाने की वजह से एक बड़ी मात्रा जो है खाद्यान्न की, वह सड़कें खराब हो जाती है। बिचौलियों की लंबी श्रृंखला है देश में और यातायात सुविधाओं का अभाव है। बिचौलियों की लंबी श्रृंखला, और इसी में आप देखेंगे कि आगे जो एक लिखा हुआ है कि शुल्क की बड़ी मात्रा अगर किसान बेचने जाते हैं मंडियों में, तो किराया, स्थानीय कर, शुल्क आदि ये सभी लगाए जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने 2020 में किसान बिल लाए थे, जिससे आप सभी परिचित होंगे। यह 3 बिल थे। इन बिलों का नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कमोडिटीज एक्ट 2020, एक था फार्मर प्राइस एश्योरेंस एक्ट 2020 और एक था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इन सभी से आप परिचित होंगे। फिलहाल सरकार की जो यह पहल थी, यह प्रशंसनीय है। आगे देखते हैं। यातायात सुविधाओं का अभाव है, इसी के चलते सरकार ने अभी किसान रेल नामक जो है योजना चालू की, जिसमें किसानों के लिए एक डेडिकेटेड रेल जो है जो चालू की गई हैं, जिसमें केवल किसानों के जो सामान हैं जो कि जल्दी खराब होते हैं, उनको जल्दी से मंडी तक पहुंचाना, बाजारों तक पहुंचाना, इसका ध्यान रखा जाता है। सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की कमी है। जलवायु परिवर्तन तो एक कमी जो है सभी फेस करते हैं। और बेचने का कमीशन, चुंगी तोल का पैसा, इन्हीं सभी से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ किसान बिल इसके पक्ष में अपनी जो है भागीदारी रख रहे हैं। और कृषि साख, जब किसान बैंकों से लोन लेने जाते हैं तो बैंक का अधिकारी कुछ इस तरीके से किसानों को देखता है जैसे कि वह लोन सरकार नहीं दे रही है, वह अधिकारी किसान को लोन दे रहा है। तो यह कुछ समस्याएं हैं, भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियां हैं, जो कि अगर दूर की गई तो हम लोग निश्चित ही कृषि के क्षेत्र में, और जो कि कृषि हमारे देश की रीढ़ कही जाती है, इसको और मजबूत कर पाने में जो है सरकार सक्षम हो जाएगी। और उम्मीद है आप आज के वीडियो में कृषि के बेसिक को समझ पाए हैं। आगे 1 से 2 वीडियो में संपूर्ण कृषि को हम लोग समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।